वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बंबई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिनको ये इलाका दहेज में दे दिया गया। नमस्कार, लेमन न्यूज एट 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिख दंगों पर दिए बयान के बाद राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिख संगठनों ने राहुल के घर और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल ने लोगों के सामने 1 महीने के काम का हिसाब किया पेश। कहा बरखा सिंह नहीं है निष्पक्ष। दिल्ली पुलिस पर भी उठाए सवाल। मुंबई में आज मोनो रेल का ट्रायल। वडाला से चेंबूर तक होगा ट्रायल रन। फरवरी के पहले हफ्ते से दौड़ेगी मोनो रेल। मुंबई में पानी के बिल के 2 लाख बकायेदारों में कई बड़ी हस्तियों के नाम। सचिन तेंदुलकर, मातोश्री और सपा नेता अबू आजमी के नाम। बीएमसी जल्द डालेगी वेबसाइट पर। और राज ठाकरे के काफिले के पहले ही टोल नाके हुए खाली। पुणे जा रहे थे राज ठाकरे। और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। केजरीवाल सरकार क्या 1 महीना पूरा हो गया और 1 महीना पूरा होने के बाद केजरीवाल ने महीने भर का हिसाब पेश किया। केजरीवाल ने धरना करने वाले लोगों से अपील की है कि वो काम पर जल्द लौटे। केजरीवाल का साफ कहना था कि काम पर नहीं लौटने पर वो कर्मचारियों को नियमित नहीं करेंगे। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। बरखा सिंह मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि बरखा सिंह निष्पक्ष नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस की प्रवक्ता रह चुकी हैं। केजरीवाल दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधने से चूके नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस नाकाम है। केजरीवाल ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। पहला भ्रष्टाचार मुक्त, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहल की गई। जनता से ये कहा गया कि भाई अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, अपने मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, और जब वो पैसे मांग रहा है और हमें लाके दे देना, हम ट्रैक करेंगे। इस एक सिंगल, हमें भी उम्मीद नहीं थी जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, इस एक सिंगल इसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने अब इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, स्ट्रे रैंडम इंसिडेंट्स कई लोग आके बता रहे हैं जगह जगह से कि जी मैं वहां गया था, मेरा काम हो गया, मैंने वहां गया, मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि अब पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। और मैंने अपने 5 दिन पहले वॉलंटियर्स को भेजा था कि आप जगह जगह जाओ और डिपार्टमेंट्स में देख के आओ कि कहाँ कहाँ। तो वो वॉलंटियर्स भी कई डिपार्टमेंट्स में गए, 3-4 दिन घूमे, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि बाकी कई सारे डिपार्टमेंट्स में काफी कम हुआ है, वैट में अभी भी उन्होंने कहा वही धर्रा जारी है। तो ये अभी तक की हमारी ऑब्जर्वेशन है। और अभी लंबा उन्होंने कहा, लेकिन सब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सरकार गिरेगी, कब वापस धर्रे पे आएंगे। तो उनको ये लग रहा है, अभी डरे हुए हैं सारे, खौफ है, जो कि जरूरी है। तो हम ये एनकरेज करेंगे कि अगर कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या ऐसी कोई संस्था जो कि इस किस्म के सर्वे कराती रही है पहले, वो एक इंडिपेंडेंट सर्वे करा के देखे कि कितना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो उसका भी एक अच्छा असर जाएगा। भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल बिल,
जन लोकपाल बिल, दिल्ली जन लोकपाल बिल, वो मोस्ट प्रोबेबली कल कैबिनेट में प्रस्तुत होना चाहिए और अगले 10-15 दिन के अंदर असेंबली का सेशन होना चाहिए और असेंबली के सेशन में उसको पास किया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार का मकसद था एक न्यायपूर्ण सरकार देना, तो सिख समुदाय का बहुत समय से डिमांड थी कि 1984 के जो दंगे हुए थे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बने जो कि सारा एविडेंस इकट्ठा करके और इसके ऊपर कार्रवाई करे। ऑब्वियसली एक पार्टी ऐसी है जिसका इसमें नाम सीधे सीधे आ रहा है, उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो करेगी, लेकिन दूसरी पार्टी की भी शायद दिल्ली में 5 साल सरकार रही, केंद्र में 6 साल सरकार रही, उन्होंने भी मांग ही करते रहे, वो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैंने एलजी साहब से बात की थी और उन्होंने बहुत पॉजिटिव इसके ऊपर रिस्पांस दिया और कल तो शायद ना कर पाए, लेकिन अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जब कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम इस मुद्दे के ऊपर प्रस्ताव रखेंगे और अगर कैबिनेट पास कर देती है तो फिर एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। राहुल के खिलाफ आज सिख संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि 84 के दंगों में शायद कुछ कांग्रेसी भी शामिल थे, लेकिन उन्हें उनके लिए सजा मिल चुकी है। राहुल के इस बयान के साथ ही सिख संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के घर और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो ये विरोध पूरा राहुल गांधी के बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कि 84 के सिख दंगों में शायद कुछ कांग्रेसी शामिल थे, लेकिन उन्हें उनकी करनी की सजा मिल चुकी है। और उसके बाद सिख संगठनों के बीच काफी रोष देखा जा रहा है और आज से विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी के घर के बाहर भी, साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी सिख संगठन जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, राज ठाकरे का काफिला आज सुबह 9:45 पर टोल नाके से गुजर गया। राज का काफिला शांति के साथ गुजर जाए, इस बात के लिए
नवी मुंबई वाशी पुलिस सुबह से ही टोल नाके पर डेरा जमाए बैठी थी। राज ठाकरे के टोल नाके पर आगमन के 3 मिनट पहले ही टोल नाके का एक रास्ता खाली करा दिया गया था ताकि राज ठाकरे बिना टोल दिए यहां से गुजर जाएं और अनुमान के अनुरूप राज ठाकरे बिना टोल नाके पर रुके पुणे के लिए रवाना हो गए। लेकिन इससे आम आदमी के जहन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि अगर आम आदमी के किसी बात पर तोड़फोड़ हो गई होती या सरकारी संपत्ति या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा होता तो सरकार का क्या रवैया होता, क्योंकि कहा जाता है कि कानून सभी के लिए समान है। तो ऐसे में जब राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से राजनीति करती हुई दिखाई देती हैं और नेता ये कहते हुए दिखाई दें कानून को अपने हाथ में लेने का बढ़ावा दें, तो ऐसे में आम जनता के लिए जरूर परेशानी बढ़ जाती है। राज ठाकरे ने अपने बयान में जिस तरीके से कहा कि टोल ना दें, टोल टैक्स का विरोध करें और अगर बात ना बने तो अब तोड़फोड़ भी करें, ये भड़काऊ बयान दिया था राज ठाकरे ने। और उसके बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई टोल नाकों पर तोड़फोड़ भी हुई थी और आज जब वो पुणे के लिए रवाना हो रहे थे उनके लिए खास इंतजाम किए गए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई। अब वो रसूखदार हैं तो उनके लिए सुरक्षा दी गई, लेकिन ऐसे में अगर कोई आम आदमी निकलता है तो वो विरोध किस तरह से दर्ज ना कराए, अपने कानून अपने हाथ में क्यों ले। चलिए, संवाददाता गोपाल शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। गोपाल, राज ठाकरे ने जिस तरह का बयान दिया उसे लेकर विवाद तो खूब हुआ और जो मनसे के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुंबई समेत महाराष्ट्र में टोल नाकों पर तोड़फोड़ भी की। आज जब वो रवाना हो रहे थे उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई थी और बिना टोल दिए ही वो रवाना हो गए। लेकिन सवाल यही उठता है कि रसूखदार लोग हैं उनके लिए तो सुरक्षा की जा सकती है चूंकि वो नेता हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या? जी बिल्कुल, आपने वाजिब फरमाया। जिस तरह से राज ठाकरे जो है एक अपने कार्यक्रम में उन्होंने ये फरमाया था कि अगर टोल नाके पर कोई अगर पैसा मांगते हैं तो उनको मनसे स्टाइल में जवाब दो, और यही देखा गया। उसके बाद सभी जो मनसे के कार्यकर्ता थे पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर टोल नाके पर तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अगर इस तरह के बयान किसी आम आदमी ने दिया होता और इस तरह के तोड़ा कार्रवाई को अंजाम जगह जगह दिए जाने लगे होते तो जाहिर सी बात है जो सरकारी कायदे कानून के अनुसार उस आम आदमी को इस कदर बर्ताव किया गया होता कि वो जिंदगी में सोचता कि मैंने क्या किया। लेकिन राजनीतिक पार्टी के जो नेता है अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने पावर का इस्तेमाल करके जिस तरह की गतिविधियों को चलाते हैं वो कतई तारीफ नहीं की जा सकती। जिस तरह से देखा गया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात आ रही है, टोल नाकों पे थोड़ा कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी अगर इस तरह के वारदात को अगर अंजाम दे तो उसके साथ कानूनन जो हिसाब किताब से काम की जा सकती है, यानी कि जो बर्ताव किया जा सकता है वही किया जाता है। लेकिन एक नेता होने का फायदा आज राज ठाकरे उठा रहे हैं। राज ठाकरे के हाथ में आज मनसे की ताकत है और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो भीड़ है, लोगों की जो शक्ति है, उसका वो गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कानून सबके लिए समान है, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि अब नेता के लिए कुछ कानून अलग है और आम जनता के लिए कानून कुछ अलग है। और ये साफ साफ नजर आ रहा है। जब आज राज ठाकरे टोल नाके से गुजरे तो कल तक जो तोड़ा कार्रवाई हुई थी उस तोड़ा कार्रवाई में जो नेता बैठे हैं उन्होंने बताया ये कि किसी भी सूरत में यह बख्शा नहीं जा सकता और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन जब आज राज ठाकरे टोल नाके से गुजरे तो उनके लिए बाकायदा एक रास्ता खाली कर दिया गया। यहाँ तक देखा तो ये जाता है कि अगर एम्बुलेंस गुजर रही होती है और उसमें कोई मरीज होता है तो उसके लिए रास्ता खाली नहीं किया जाता। लेकिन जब एक नेता वहां से गुजर रहा है, वो भी विवाद बढ़ाने वाला नेता, जो विवादित बयान देते हैं उनके लिए बाकायदा एक रास्ता खोल दिया जाता है और उसके लिए सरकारी सुरक्षा मुहैया की जाती है। जहां तक पुलिस की बात करें तो पुलिस भी अपनी ड्यूटी बजाते हुए नजर आते हैं। तमाम टोल नाकों पर देखा यह गया कि सैकड़ों पुलिसकर्मी राज ठाकरे शांति से निकल जाए यह व्यवस्था करते हुए नजर आए। तो ये कैसा कानून है कि एक आम आदमी कानून के लिए दर दर भटकता है, उसे न्याय नहीं मिलता और दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ाने वाले को सुरक्षा मुहैया की जाती है। ये नजर जो आज आ रहा है सामने समाज में। जी जाहिर है गोपाल, और राज ठाकरे ने जो बयान दिया उस पर बवाल भी हुआ और जिस तरह से टोल नाकों पर तोड़फोड़ भी हुई वो भी हमने देखी। लेकिन ये जो विरोधाभासी चीज दिखाई दे रही है सरकार के अंदर, सरकार एक तरफ कहती है कि वो कार्रवाई कर रही है, मामला दर्ज किया गया, जो भी नुकसान हो रहा है सरकारी संपत्ति का उसका खामियाजा भी भरना पड़ेगा, इन्हीं लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं से ही वसूला जाएगा। लेकिन एक तरफ जब राज ठाकरे निकलते हैं तो टोल टैक्स पर सुरक्षा के इतने तगड़े इंतजाम किए जाते हैं। तो ये विरोधाभासी स्थिति सरकार के भीतर भी दिखाई दे रही है।
दोहरी नीति है। एक आम जनता और नेता के लिए किस तरह से सिस्टम पलक फावड़े बिछाए रहता है, किस तरह रेड कारपेट बिछाते हैं, ये तो सामने देखने को मिल रहा है। वही मैंने अब इससे पहले भी यही बताया कि राज ठाकरे जिस तरह से बयान दिए और जिसके बाद इतने बमंडर खड़े हो गए कि पुलिस को समाज की सुरक्षा छोड़कर टोल नाके पर खड़ा होना पड़ा कि कहीं टोल नाके पे तोड़फोड़ ना हो जाए। हर जगह की अगर आज महाराष्ट्र की स्थिति पे अगर गौर की जाए तो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उतनी पुलिस नहीं है। नवी मुंबई या मुंबई की बात की जाए तो जिस अनुपात में पुलिस होने चाहिए उतनी पुलिस नहीं है। लेकिन एक नेता के विवादित बयान आने के बाद नेता की सुरक्षा में, उस टोल की सुरक्षा में ढेर सारे पुलिस झोंक दिए जाते हैं और समाज में जो जिस पुलिस को जो है सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए वो टोल नाके पर नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि एक नेता के बयान आने के बाद इस तरह से अगर तोड़फोड़ होता रहा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कल के तारीख में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इस तरह के विवादित बयान अगर दे देता है तो क्या उसके साथ भी इसी तरह का रवैया अपनाए जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया गोपाल इस पूरी बातचीत के लिए। तो राज ठाकरे ने पिछले दिनों जिस तरह से विवादास्पद बयान दिया, उसके बाद राजनीति करने के भी आरोप लगे राज ठाकरे पर और मनसे के कार्यकर्ता जिस तरह से गुंडागर्दी सड़कों पर करते हुए दिखाई दिए, टोल नाकों पर जमकर तोड़ फोड़ की गई। और आज जब राज ठाकरे रवाना हो रहे थे तो उसके लिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे पुलिस की ओर से। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आम जनता क्या करे? जब कोई रसूखदार व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, नेता कोई जाता है तो आप उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम करते हैं और दूसरी तरफ आप कार्रवाई करने की बात कहते हैं। ये विरोधाभासी स्थिति, ये दोहरापन आखिर किस ओर ले जा रहा है? और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर्स का कोटा सालाना 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। आपको बता दें पिछले ही दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसी मंशा जाहिर की थी और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि इस कोटे को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सालाना जो गैस सिलेंडर्स, घरेलू गैस सिलेंडर्स का कोटा है उसे 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो सकता है, लेकिन ये लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर कही जा सकती है क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था और सार्वजनिक मंच से जिस तरह से कहा था कि 9 से ज्यादा ये कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा था और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री ने भी हामी भरते हुए कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है ये सालाना कोटा। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है, औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में होगा, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर
कही जा सकती है। गैस सिलेंडर्स का कोटा सालाना 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। पिछले ही दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ये मंशा जाहिर की थी और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री की ओर से भी आश्वासन दिया गया था कि इस पर जल्द ही विचार किया जाएगा, जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 9 से बढ़ाकर ये कोटा 12 कर दिया गया है सालाना। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो गैस सिलेंडर्स का कोटा 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई की मार झेल रही जनता पहले से ही जूझ रही थी महंगाई से, अगर ये कोई फैसला औपचारिक ऐलान इसका किया जाता है तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर कही जा सकती है। औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री ने राहुल गांधी की मंशा को जानने के बाद इस पर आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस मामले में कोई विचार किया जाएगा। और खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। 12 सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स सालाना अब दिए जाएंगे सब्सिडाइज्ड रेट में। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कुछ ही देर में इस पर फैसला आ सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि पहले से ही महंगाई की मार से जनता जूझ रही है और ऐसे में इस तरीके का फैसला निश्चित तौर पर राहत देने वाला कहा जाएगा। तो गैस सिलेंडर्स का कोटा बढ़ाए जाने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि 9 का जो कोटा था सालाना कोटा, उसे अब बढ़ाया जा रहा है, उसे 12 किया जा सकता है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने यह मंशा जाहिर की थी, इच्छा दिखाई थी कि 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है प्रधानमंत्री जी, अब इसे 12 होना चाहिए था। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे गांधी जी की। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। उनका स्वभाव अहिंसक था। पतली दुबले से शरीर पर सिर्फ धोती पहने, हाथ में लाठी लिए चलते थे, आंखों पर चश्मा लगाए रहते थे और हौसला इतना बुलंद कि अंग्रेज भी देखकर भाग खड़े हुए। बापू की जन्मभूमि पोरबंदर और कर्मभूमि अहमदाबाद मानी जाती है। ये सारी जानकारी अधिकतर सभी को पता होगी, पर क्या ये पता है कि बापू की संस्कार भूमि गुजरात का शहर राजकोट माना जाता है। जी हाँ, बचपन में सबसे ज्यादा समय बापू ने राजकोट में बिताया, जहां पर उन्होंने अपनी संस्कृति सीखी और उसे समझा। बताया जाता है कि बचपन में जो हम सीखते हैं वही हम आगे जाकर हमें काम भी आता है, इसलिए बापू की संस्कार भूमि राजकोट मानी जाती है। राजकोट ने बापू को बनाया, राजकोट ने महात्मा को बनाया। यहाँ तो मोनिया रहता था, उसको महात्मा तक की सफर राजकोट की देन है। जब वो 8 साल के थे, उनका पिताजी यहाँ उस वक्त का देशी राज्य का दीवान के पद पर अपॉइंट हुआ और गांधी जी के साथ पूरा परिवार यहाँ आया। जो मकान में वो रहे, उन्होंने मांस खाया था, दारू पिया था, परस्त्री गमन का प्रयास हुआ था, सोने की चोरी की थी। ऑल वाइसेस जो गांधी जी में थे, वो इसी मकान में वो घटना घटी। लेकिन साथ में उन्होंने यहाँ ही राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, ड्रामा देखा, यहाँ ही श्रवण की पितृमातृ भक्ति देखी, तो पूरा परिवर्तन हो गया उनकी लाइफ में।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बच्चों से बहुत लगाव था। वो मानते थे कि जीवन में कुटेव से बचने की नींव बचपन से ही रखनी चाहिए, इसलिए शायद प्राथमिक शिक्षण की किताबों में बच्चों को गांधी के बारे में अनगिनत पाठ पढ़ाए जाते हैं। दरअसल आज राजकोट में एक निजी कॉलेज में गांधी जी के निकट लाने के लिए एक खास तरह का प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर गांधी जी के पोस्टल स्टैम्प, गांधी जी के हाथों का लिखा अखबार, बापू की प्रतिमा सहित तमाम चीजें देखने को मिली। तो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और आज उन्हें लोग याद कर रहे हैं। बापू के आदर्शों को, उनके विचारों को जीवन में किस तरह से आत्मसात करना है, वो भी कोशिश की जा रही है। चलिए, इस वक्त हमारे संवाददाता मासूमा जरीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। मासूमा, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और गुजरात की बात करें तो उनकी तो स्थली कही जाती है। ऐसे में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं गुजरात में और किस तरह से याद किया जा रहा है बापू को आज? मासूमा, आप तक आवाज पहुंच। हेलो जी सुष्मिता जी बोलिए। जी अहमदाबाद करे तो अभी 3:30 बजे कार्यक्रम है जो गुजरात पीठ के जो